श्याम हिस्ट्री क्लासेज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम अपने चैनल पर एनसीईआरटी कक्षा 6 की इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे थे, तो इस किताब का हमने पहला और दूसरा अध्याय पढ़ लिया है। अब हम अध्याय नंबर 3 की ओर आगे बात करते हैं। अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। इस अध्याय में नेइनो का भोजन यानी नेइनो नाम की एक लड़की है। इस लड़की का एक प्रश्न है और उस प्रश्न पर ये पाठ या अध्याय शुरू किया गया है। तो आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। आज नेइनो अपना पसंदीदा खाना खा रही थी। चावल, स्क्वाश, कद्दू, बीन्स और गोश्त। और इन सब के बारे में बताया गया कि ये घर के नानी ने अपने घर के पिछवाड़े एक छोटे से बगीचे से ही उगाई जाने वाली चीज़ों से बनाए थे। और खाते खाते नेइनो को अपने पिछले दिनों की स्कूल की जो यात्रा की गई उसकी याद आ गई। तो मध्य प्रदेश में जो उन्होंने यात्रा की उसमें खाए गए खाने की याद आई कि वह कितना मसालेदार था, पर वह ऐसा क्यों था। तो क्वेश्चन आता है कि भोजन वह ऐसा क्यों था, और इसका उत्तर आता है, आगे हम पढ़ेंगे तब, कि आज हम विभिन्न प्रकार के भोजनों को अधिकांशतः उगाई गई चीज़ें होती हैं, पाले गए पशु होते हैं, उनसे हमें यह भोजन प्राप्त होता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जलवायु ही एक ऐसा बेस है जिस पर निर्भर करती है हमारी फसलें। जैसे कि हमें धान की खेती करनी है, जैसे गेहूँ या जौ, तो उसके लिए अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है, जबकि किसान विशेष फसल क्षेत्रों में ही उगाते हैं इनको। यही नहीं, पशुओं को भी अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। पशुओं को भी एक अनुकूल वातावरण चाहिए उनको रहने के लिए। जैसे कि हम बात करें सूखी पहाड़ी और जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरियां अधिक पाई जाती हैं। इसके अलावा जैसे कि हम सब जानते हैं कि रेगिस्तान अधिक होता है, तो रेगिस्तान में ऊंट को पाला जाता है। खेती और पशुपालन, इसकी शुरुआत किस प्रकार की गई थी, कैसे शुरुआत हुई। जैसे कि हम अध्याय नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो इस जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे विश्व में एक क्रांति सी हुई। इस क्रांति के दौरान जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल हो रहा था वो भी बदल गए। खाने के योग्य जो वनस्पतियां थी वो कहाँ मिल सकती थी। जैसे बीज कैसे अपने डंठल से टूट कर गिरते थे, गिरे बीजों का अंकुरन और उनसे पौधे बनना, ये सब प्रोसेस किस प्रकार से हुई होगी। तो जब लोगों ने इन सब चीज़ों को नोटिस किया तो उन्होंने पौधों की देखभाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की गई होगी, और धीरे धीरे इसी प्रकार वो क्या बन गए, कृषक बन गए। क्या बन गए? किसान बन गए। तो आदि मानव से धीरे धीरे वह किसान बनने की एक कहानी बनी, और इस कहानी से ही आगे हम पढ़ते हैं कि लोग जब किसान बन गए तो उन्होंने अपने घरों के आसपास जानवरों के लिए चारा बनाया गया होगा, चारा रखा, उन्हें पालतू बनाया। सबसे पहले किस जानवरों को बनाया गया वो पालतू, तो वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। जैसे हम आजकल कुत्ता बोलते तो एक जंगल में रहने वाला कुत्ता हो रहा होगा, तो वो कौन सा कुत्ता होगा, तो हम बोल सकते हैं वो जंगली कुत्ता रहा होगा। तो सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वो कौन सा था? जंगली कुत्ता। अच्छा, कुत्तों को ही अभी हम बात करेंगे, कुत्तों को ही क्यों बनाया गया। तो सबसे पहले कुत्ते का जो जंगली पूर्वज था उसको पालतू बनाया गया। धीरे धीरे लोगों ने भेड़, बकरी, गाय, सुअर, इनको भी पालतू बनाना शुरू किया। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और घास फूस ज़्यादा खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जो जानवर होते हैं उनसे इनकी सुरक्षा करते थे। धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। अर्थात हमने बात की कि सबसे पहले लोग क्या बने? किसान बने। किसान बनने के बाद उन्होंने पशुओं को
पालना शुरू किया तो वो पशुपालक बन गए। तो इस प्रकार से यह परिवर्तन हुआ। आगे बसने की प्रक्रिया। तो लोग जो थे, जो पौधे उगाने लगे, जानवरों की देखभाल करने लगे, इसी प्रोसेस को क्या नाम दे दिया गया? बसना, बसने की प्रक्रिया। और लोग इसी चीज को अपनाकर कि जो पौधे हैं, जानवर हैं, अक्सर जंगली जानवर और जंगली पौधे जो होते हैं उनसे अलग भिन्न हो करके इस प्रक्रिया में लोगों ने अपने पौधों का और जानवरों का चयन किया। आम तौर पर जो लोग थे वो पौधे और जानवरों का चयन करने पर उनके बीमार होने की संभावना कम हो गई। वो ऐसे पौधे चुनते थे जैसे बड़े दाने वाले अनाज होते थे, मजबूत डंठल वाले अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता ताकि उन्हें फिर से उगाने में उनकी हेल्प हो सके। उन्होंने ऐसे जानवरों को चुना जो आगे प्रजनन के लिए चुना, जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। हम देखते हैं कि आज पाले गए जानवर और कृषि में अपनाए गए पौधे जंगली जानवर और जो पौधे होते हैं उनसे धीरे धीरे भिन्न होते गए हैं। मिसाल के तौर पर जो जंगली जानवर है, जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के जो दांत है, जो सींग है, वो छोटे होते हैं। जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये जो है ये जंगली जानवर का, जबकि ये पालतू जानवर का दांत है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो ये बसने की जो प्रक्रिया है वो लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में हम जो आज भोजन करते हैं वो बसने की प्रक्रिया की वजह से ही है। अगर लोग बसते नहीं तो हम शायद आज जो भोजन कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। कृषि इसी प्रकार इसीलिए अपनाई गई। कृषि सबसे प्राचीन फसलें गेहूं और जौ आते हैं। और कृषि अपनाने के पीछे क्या था कि कृषि अपनाने के कारण ही लोग धीरे धीरे बसने लग गए थे। क्योंकि हम जानते हैं कि आज भी हम जब फसलें उगाते हैं तो कुछ फसलें ऐसी होती है जिनमें 3 से 4 मंथ तक लगते हैं और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो साल भर उनमें लगता है। तो लोग इसी कारण से उन फसलों की रक्षा करने के लिए, उन फसलों की देखभाल करने के लिए एक स्थान पर बस गए थे। उसीलिए उन्होंने जानवरों को भी पालतू बनाया। पहले कुत्ते को बनाया, फिर भेड़, बकरी, गाय, भैंस, इनको भी बनाया धीरे धीरे। एक नवीन जीवन शैली, जैसे हमने देखा, तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो और इसमें विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, कुछ दिन लगते हैं, कुछ महीने, कुछ साल लग सकते हैं। लोग उस पौधे को उगने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए लंबे समय तक एक स्थान पर रहना पड़ता है। और बीज बोने से लेकर फसलों के पकने, पौधे की सिंचाई, खरपतवार हटाने, जानवरों, चिड़ियों, उनसे उनकी सुरक्षा करने, कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभल कर करना पड़ता है। तो भोजन, अनाज को भोजन, बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना पड़ता है। तो लोगों ने इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी होगी और इस भंडारण के लिए बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बर्तन बनाए होंगे, टोकरियां बनाई होंगी, जमीन में गड्ढा खोद कर इनको रखा गया होगा। और इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह एक नवीन जीवन शैली की जो प्रक्रिया थी, वो नवीन जीवन शैली की प्रक्रिया शुरू हो गई। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिनसे उनकी संख्या बढ़ती है और जानवरों की देखभाल की जाए, उनकी संख्या बढ़ती है तो उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है। भोजन का एक अच्छा स्रोत है दूध। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्द में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है, जो कि पशुपालन जो है वो भोजन के एक भंडारण का तरीका है। और यह तरीका ऐसा है कि वो चलता फिरता रहता है। तो भोजन के इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, उनकी भी हम चर्चा आगे करेंगे। तो पुरातत्वविदों ने कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य दिया। ये पूरे महाद्वीप में पाए गए। सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी उत्तर जो क्षेत्र है वहाँ आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में इनके प्रमाण मिले हैं, जहाँ से हमें मिले हैं।
कि ये यहाँ रहे होंगे। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ कृषक और पशुपालकों की बस्तियाँ थीं या नहीं थी। इसे जांचने के लिए खुदाई, जो वैज्ञानिक खुदाई में जो मिले पौधे हैं, पशुओं की हड्डी हैं, उनका अध्ययन किया गया। इनमें जो रोचक जले हुए अनाज के दाने हैं वो भी अवशेष मिले हैं। तो इन अनाज के दानों को पहचान कर इस बात का पता लगता है कि यहाँ बहुत सारी फसलें उगाई जाती होंगी। विभिन्न जो जानवर हैं उनकी हड्डियों की पहचान भी करके बताया गया कि ये कौन कौन से जानवर थे जिनको पालतू बनाया गया। तो ऐसे कुछ जानवर वगैरह उनकी पुरास्थल स्थल जहाँ से हमें मिले, तो जैसे कि हमें मेहरगढ़ आधुनिक जो कि पाकिस्तान में, वहाँ से हमें गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी इनके बारे में पता चला है। कोल्डी हवा जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से चावल के जानवरों की हड्डियों के टुकड़े के इनके साक्ष्य हमें मिले हैं। महागढ़ा जो कि भी उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से भी हमें चावल, मवेशी, मिट्टी के पैरों के निशान, खुरों के निशान, इनके भी हमें जानकारियाँ मिली हैं। गुफराल जो कि आधुनिक कश्मीर, गेहूँ और दलहन, इसके भी हमें साक्ष्य गुफराल से मिले हैं। बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है, इनमें भी हमें गेहूँ, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, इसके भी हमें प्रमाण मिले हैं। चिरान जो कि बिहार में है, यहाँ से हमें गेहूँ, अरे चने, जौ, बैल इनके हमें प्रमाण मिले हैं। हल्लूर जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से हमें ज्वार भाटा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर इनके प्रमाण मिले हैं। जबकि पेयमपल्ली जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से हमें काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर इनके प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके हमें प्रमाण मिले हैं। तो स्थायी जीवन की और मनुष्य जो है, हमने देखा कि एक भिन्न प्रकार की शैली अपनाई, जीवन शैली। तो उसके अलावा उन्होंने पुराने स्थलों पर झोंपड़ियाँ, घरों के निशान भी मिले हैं। जैसे बुर्ज होम है, वहाँ लोग गड्ढे के नीचे घर बना कर रहते थे, जिन्हें गर्तावास कहा गया। अब इन गड्ढों में उतरने के लिए वो सीढ़ियाँ बनाते थे। अब इनके नीचे बनाने का रीज़न क्या था कि उन्हें ठंड के मौसम में उन्हें सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने के जगह मिली हैं कि जहाँ से वे आग जला सकते थे। लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। अब ये जो औजार मिले हैं ये पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसीलिए इन्हें कौन सा नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जो धार की ओर अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वानस्पतिक चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता होगा। हजारों साल बाद जो ओखली और मूसल का प्रयोग किया जाता है वो अनाज पीसने के लिए, ये उसी जमाने से होता रहा होगा। प्रस्तर युगीन पत्थर का अर्थात पत्थर के जो औजार हैं उनका निर्माण प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों के बनाए गए हैं, जैसे कि ये आपको औजार दिए गए हैं यहाँ पर। तो ये नवपाषाण काल के कुछ औजार हैं। नवपाषाण काल में कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन भी प्रयोग में लिए गए और इन पर अलंकरण भी किया गया। जैसे आपको यहाँ जो देखने को मिल रहा है, तो ये मिट्टी का पात्र है जो कि नवपाषाण काल के लिए बनाया गया, वहाँ से उसका प्रमाण है। धीरे धीरे जो लोग हैं उन्होंने बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया गया। जैसे चावल है, गेहूँ है, दलहन है, अनाज है। अब ऐसे भोजन पदार्थ उनके लिए ये बर्तनों का प्रयोग करने लगे जो मिट्टी के बर्तन थे। अब इसके साथ साथ लोग कपड़े बुनने का काम करने लगे। अब कपड़े के लिए उन्होंने कपास उगाना प्रारंभ किया। कपास के उन्होंने कपड़े बनाए। एक तरफ जहाँ कई स्त्री और पुरुष शिकार और भोजन संग्रहण का काम करते थे, वहीं लोगों ने हजारों सालों के
दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत सारे लोग जो मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविकाएं चलाया करते थे। ऐसे भी बहुत सारे लोग थे। उनमें कुछ रीति रिवाज भी पाए जाते थे। तो पुरातत्वविदों ने इनके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। इनमें प्राय कृषक और पशुपालक समूह ऐसे थे जिन्हें जनजाति कहा जाता था। उनके कुछ रीति रिवाज थे जो प्रचलित रहे होंगे। जनजाति के लोग जो थे वो छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। ज्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते थे। परिवारों के समूह जो थे वो जनजातियों का निर्माण करते थे। जनजाति के सदस्य जो थे वो शिकार, भोजन संग्रहण, खेती, पशुपालन, मछली पकड़ने ये सब काम करते थे। और महिलाएं अक्सर खेती का काम करती थीं। जमीन तैयार करना, बीज बोना, पौधों की देखभाल करना, उसके अलावा फसल काटने तक का जो काम शामिल है इनमें। बच्चे जो थे वो पौधों की देखभाल करने का काम करते थे। चिड़ियों को, जानवरों को इनको दूर भगाने का काम करते थे। महिलाएं फसल दाव कर अनाज कूटती पीसती थीं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराने जाते थे। बच्चे छोटे झुंडों को चराने जाते थे। जानवरों की सफाई, दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते होंगे। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियां बुनने, औजार, झोंपड़ियां बनाने, इन सब का काम करते होंगे। इसी प्रकार उनमें से कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता होगा। अब ये जो नेता थे ये कुछ अनुभवी वृद्ध व्यक्ति हो सकते थे, नौजवान योद्धा हो सकते थे, या पुरोहित हो सकते थे। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान और अनुभव के अनुसार विशिष्ट सम्मान दिया जाता होगा। जनजातियों की जो सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती थी। इनकी भाषाएं, संगीत, कहानियां, चित्रकारी, अपने लोक देवी देवता वो सब उनके वहाँ भी होते थे। जमीन, जंगल, घास के मैदान, पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती थी। और इस सब का प्रयोग सभी एक साथ करते थे। मेन चीज ये है कि वो सभी मिलकर के इसका प्रयोग करते हैं। उसमें गरीब अमीर के बीच का कोई खास अंतर था ही नहीं। जनजाति समाज अन्य समाजों से बहुत भिन्न रहा होगा। इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। हमें यहाँ अब एक सूक्ष्म निरीक्षण जो कि मेहरगढ़ के जीवन मृत्यु के बारे में दिया गया है कि मानचित्र 2 में मेहरगढ़ को देखो। और ईरान में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है मेहरगढ़। और वह स्थान जहाँ के स्त्री पुरुष उस इलाके में रहने से पहले गेहूँ, जौ उगाना, उसके अलावा भेड़ बकरी पालना सीखा उन्होंने पहले। यहाँ खुदाई में जो सबसे पहले के जो स्तरों के पुरातत्वविद थे उनको यहाँ के जानवरों की हड्डियाँ मिली, हिरन व सुअर की। इनके अलावा जो बड़े स्तर पर जो भेड़ बकरियां थी उनकी हड्डियां सबसे ज़्यादा मिली हैं। इसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की हड्डियां मिली हैं। ऐसा मान सकते हैं कि ये लोग मवेशियों को पालने में लगे हुए थे या मवेशियों को पालते थे। मेहरगढ़ में चौकोर अथवा आयताकार घरों के भी अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या 4 से अधिक कमरे रहे होंगे। अब ये कमरे इतने ज़्यादा पाए गए हैं तो ये भी संभावना हो सकती है कि वे भंडारण में काम आते होंगे। गांवों की विशेषता है वहाँ पर अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं तो वो गांव कहलाता है। पहले और बाद के स्तर इस चित्र में जो इसे बताया गया है कि स्तर क्या होता है कि सबसे ऊपरी जो पार्ट होता है वो पहला स्तर कहलाता है। फिर धीरे धीरे लेयर के अंदर जाने पर हमें दूसरा, तीसरा और चौथा इस प्रकार से हमें मिलता है। अब हम इसको एक प्रकार से इस तरह से नहीं मान सकते हैं। हमें पता है कि घर टूटने पर दोबारा वही बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान, कूड़ा करकट आदि के आसपास जमा हो जाता है। इसी कारण बस्ती जमीन की धीरे धीरे ऊंची होती जाती है और सैकड़ों सालों बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है। उसके बाद के युगों के स्तर जो होते हैं वो ऊपर उसकी तरफ से बनते हुए जाते हैं। जैसे मेहरगढ़ में ये 4 कमरे बताए गए।
तो मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे ही दिखते होंगे। अब ये जिस घर में रहते थे उस घर में एक भंडारण के लिए भी माना गया होगा कि 4 कमरे हैं तो भंडारण के रखा गया होगा। तो मृत्यु के बाद क्या है तो मृतक के साथ संबंधी जो होते थे वो सब जाते थे उसका सम्मान करने। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, तो वो क्या करते हैं उनकी कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रखते हैं। तो मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली हैं कि एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया। असंभवतः वो परलोक में मृतक के लिए खाना रखा गया होगा, ऐसा हम मान सकते हैं, जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि ये मनुष्य की हड्डियाँ बकरी की हड्डियाँ हैं, तो बकरी की हड्डी भी रखी गई होंगी। दाऊजली हेडिंग, ये पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले ब्रह्मपुत्र की घाटी के एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरणों का प्रयोग किया गया है। यहाँ के लोग भी भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ जेडाइट पत्थर का भी प्रयोग मिला है। यह पत्थर चीन से भारत आया होगा या यहाँ इस स्थान पर आया होगा दाऊजली हेडिंग में। इसके अतिरिक्त पुरास्थल से कास्ट में अति प्राचीन लकड़ी के सख्त होकर जो पत्थर बन गई उसके औजार और बर्तन भी मिले हैं। अब हम बात करते हैं अन्यत्र की कि एटलस में एक तुर्की नामक स्थान है, उसको ढूंढो। नवपाषाण काल के जो उस समय के प्रसिद्ध पुरास्थलों का एक चताल यूडक तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से लाई गई चीज़ें लाई जाती थीं, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर से कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया और लाया करते थे। इसके बाद इस चैप्टर में जो हमें उपयोगी शब्द हैं वो हैं कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, बर्तन, जनजाति, गांव, घर और कब्र, और इन सब के बारे में हम जानते हैं। यदि आपको किसी भी वर्ड में कोई समस्या आती है तो आप हमको बता सकते हैं कमेंट में, हम आपके लिए उस वर्ड की व्याख्या करके बताएंगे। कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में दिया गया है, जैसे कि बसने की प्रक्रिया, तो ये हमने पढ़ा कि 12,000 साल पहले हुई। मेहरगढ़ बस्ती में आरंभ में लगभग 8,000 साल पहले, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था 8,000 साल पहले ही कृषक खेती शुरू हो गई थी, वो मेहरगढ़ में ही हुई थी। इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो आरंभिक नगर का होगा, और इसमें हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना होगा, और हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार धीरे धीरे पनपी, और ये चैप्टर हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूर्ण रूप से डिटेल से बताया जाएगा इसमें। तो हम इसके बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।